हेलो वीडियो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। ये है लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसमें हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 कर लिया है बुक के साथ प्लस नोट्स बना के। तो हमने बेसिक नॉलेज देखी। आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 को फिनिश करें, कुछ एमसीक्यूज करें, कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर के आए हैं तो वो एक बार देख लें कि हाँ भैया कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। प्लस एक बार कॉन्सेप्ट नंबर 2 को फिनिश करके हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये कि हम पूरे अब तक जो 3 लेक्चर्स आज का ये वाला काउंट करके हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि पूरे को एक बार अगेन एक बार पूरा एक साथ कम्युलेटिव रिवीजन में कंप्लीट करें। ठीक है सर। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या क्या पढ़ लिया एक बार मार्क कर लेते हैं। सेक्शन 4 के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था हमने, राइट। सेक्शन 4 के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसके बाद हमने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये सब नहीं पढ़ा है अभी। इसके बाद हमने पर्सन स्टार्ट किया था और पर्सन ही लास्ट टॉपिक था हमारे लिए। ठीक है, आइए उसके आगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। नोट्स स्टार्ट कर लीजिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू क्लियर सीए एग्जाम। अच्छा, एक चीज़ जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अगर आपसे बोलूँगा ना कि भाई तुझे 100% मेहनत करनी है, तेरी सफलता में और तेरे रिजल्ट में जो गैप है ना वो 100% मेहनत का है। मेरे पास रोज मैसेज इसी चीज़ के आते हैं कि सर मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन मेरा रिजल्ट 100% नहीं आया। तो उसकी एक ही वजह निकल के आती है, क्या जो तुम 100% कह रहे हो वो एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ आईसीआई है, तुम्हारे एग्जामिनर के अकॉर्डिंग है। एक छोटे से बच्चे ने 2 का टेबल याद किया, उसको लगता है मैंने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन उसको पता नहीं कि मैथमेटिक्स कितना बड़ा है। उसी तरीके से जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको पता चलता है नहीं भाई मैथ में इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारा 100% आप 1 घंटे पढ़ के लगते हो भाई मैंने तो बहुत पढ़ लिया, मैंने तो इस दुनिया पे कोई महान काम कर दिया। यार जो तुम मेहनत कर रहे हो ना उसकी एक वैल्यू होती है कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये कौन बताएगा, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा मेंटर। मैं अगर आपके साथ 100% लग के मेहनत करने के लिए तैयार हूँ तो आप भी अपना 100% दीजिए। अभी रिसेंटली गुरु पूर्णिमा के दिन ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक गुरु होने के नाते मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि अपना 100% दीजिए। कहते हैं कर्ण को जब लास्ट मोमेंट पे अपनी इंटेलिजेंस जो विद्या उसने सीखी थी यूज़ करना था ना, वो भूल गया, रिकॉल नहीं कर पाया, और वो कहीं ना कहीं फेलियर का एक पार्ट वो भी था। तो हमेशा अपने गुरु की गुरु दक्षिणा देनी होती है। मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपना 100% दो, मैं तुम्हें तुम्हारा सी रिजल्ट दूंगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी लाओ। अगर तुम्हारा लेक्चर 7 o'clock अपलोड हो रहा है, 7:05 पे, 7:05 o'clock, ठीक है, PM, तो आपको उसमें बैठना है, माइंडसेट रेडी करना है। सर मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ तो ट्रैवलिंग टाइम में यूज़ करना है। कमेंट बॉक्स में रोज ये लिखना है, आई एम द नेक्स्ट सी फाइलिस्ट इन September 25, आई एम द नेक्स्ट सी फाइलिस्ट इन Jan 26। जो भी आपका अटेम्प्ट है, चाहे सितंबर या Jan, अपनी तरफ से अपना 100% दो यार। कि भगवान जब तुम्हें देख के बोले ना कि इसको मैं फेल ही नहीं कर सकता, अगली बार जब रिजल्ट डे हो ना तो ये ना सोचना पड़े कि भगवान प्लीज़ पास करा दो। तुम मंदिर में जाके बोला भगवान मैंने अपनी 100% दिया है, हो सके तो मेरे को फील करके दिखा, चुनौती दो। रावण क्या करता था, चुनौती देता था, ओ कौन से ग्रह, सूर्य, मंगल ग्रह, शनिचर, सबको बोल देता था आ जा भाई क्या उखाड़ेगा मेरा, उखाड़ ले। उसको अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा था। उस तरीके से तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा होना चाहिए। चैलेंज दो अपने भगवान को कि भगवान मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, दम लगाता हूँ पूरा, हो सके तो फेल करके दिखाओ। ये भरोसा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, भगवान प्लीज पास करा दे, भगवान प्लीज पास करा दे। भगवान भी वेट कर रहा है। एक ना मांझी द माउंटेन मैन का डायलॉग है कि तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो प्लीज ये वेट मत कीजिए कि सही मौका आएगा तो मैं पढ़ लूंगा। आपकी 3rd लेक्चर अपलोड हो जा रहा है, क्या 3 घंटे अब तक आप नहीं निकाल सकते थे? बहुत सारे बच्चे होंगे एक लेक्चर देखेंगे, अरे वाह भाई सर हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हम करेंगे हम करेंगे। क्या आप एंड तक मेरे साथ रहने वाले हैं? ये जो एंड तक का रिलेशन होता है ना टूट जाता है और इसलिए रिजल्ट छूट जाता है। आज से अभी से कमिटमेंट कीजिए, खुद से कमिटमेंट कीजिए, अपने सपनों से, अपने मम्मी पापा के लिए। एक गुरु दक्षिणा मांगता हूँ, अपना 100% देना। एक भी लेक्चर मिस मत करना। 7:05 लेक्चर आएगा, रोज आएगा, डेली बेसिस आएगा, और हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। खुद से प्रॉमिस कीजिए, मुझसे प्रॉमिस कीजिए, दिल से प्रॉमिस कीजिए, दुआओं के साथ प्रॉमिस कीजिए। यही गुरु दक्षिणा मेरी, फीस नहीं लूँगा आपसे। बस जब भी ज़िंदगी में तुम सीए बनोगे ना तो एक बार सीए बन के मैसेज जरूर करना, रिजल्ट आने मैसेज करना कि सर आपकी वजह से, मेरे पास आज ही मैसेज आता है कि सर आपने 2016-17 में टैक्सेशन डाला था ना, जीएसटी डाला था, टीटी डाला था, उस समय जब डाला था उसकी वजह से हम पास हुए। अगर वो नहीं होता ना तो आज हम सीए नहीं बनते। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, दुआओं में याद रखना। चलिए आज का टॉपिक याद करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
उससे पहले कुछ क्वेश्चंस अगेन एज अ एमसीक्यू मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है सर। अब ये एमसीक्यू के तौर पे है, तो आपको हो सकता है कि फ़ोन में देखने में दिक्कत होगी, तो फ़ोन को ऐसे की जगह ऐसे कर लेना, और अगर आप डेस्कटॉप लैपटॉप पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, जरा सुनिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम टैक्स रूल्स एंड द इनकम टैक्स एक्ट? ऑप्शन नंबर 1, रूल्स रिप्लेस द एक्ट, क्या रूल्स एक्ट को रिप्लेस कर देता है? ऑप्शन नंबर 2, रूल्स एंड एक्ट आर अनरिलेटेड, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, रूल्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, कि भैया रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर क्या हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक्ट को प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्ट। मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 जो है वो ठीक है। ओके, व्हाट इज द ईयर? तो ये ईयर वाला क्वेश्चन तो गलत था। व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स मेंशन इन द टेक्स्ट? दे कैन बी इजिली शिफ्टेड टू द समवन एल्स। ये पूछ रहा है डायरेक्ट टैक्स, क्या डायरेक्ट टैक्स हम शिफ्ट कर सकते हैं? आंसर है नो। द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समबडी एल्स, हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है। दे आर कलेक्टेड मंथली, हम हर महीने इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं, आंसर गलत है इसका ये। दे आर ओनली पेड बाय द कॉर्पोरेशन, सिर्फ बिजनेसमैन ही इसे पे करते हैं, आंसर है इसका जो ठीक लग रहा है वो है द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इज मेंशन्ड alongside companies as a taxable entity? Trust, firm, cooperative society and sole proprietorship. What type of business structure is mentioned alongside company as a taxable entity? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, इसको इग्नोर कर देते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है। इसको कोई लॉजिक भी नहीं बनता, एग्जाम में आएगा भी नहीं, छोड़ दो इसे। और अगर मैं पूछूं इसका एक्सप्लेन पूछूं, तो इन्होंने जो आंसर दिया है मैं एक बार रीड करा देता हूं आपको। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर? फर्म इज मेंशन्ड एज another category of taxable entity. This refers to the partnership firm which are treated as separate taxability entities under the income tax law. तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, छोड़ देते हैं इसे। अगला है सर, व्हाट गिव्स स्टेट गवर्नमेंट पावर रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेशन? मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को कैसे पावर मिलती है एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कोर्ट डिसीजन, प्राइवेट एग्रीमेंट, इंटरनेशनल, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के थ्रू, ठीक है। विच इनकम इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूड फ्रॉम द जनरल इनकम टैक्स प्रोविजन? कौन सी इनकम को इनकम टैक्स में से साफ बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप इस पे हाथ ना लगाए? तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए मना किया गया है, ठीक है। हाउ आर अमेंडमेंट्स टू इनकम टैक्स प्रोविजन टिपिकली मीट? इनकम टैक्स अमेंडमेंट कैसे बनाई जाती हैं? थ्रू द एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट होती है। थ्रू कोर्ट ऑर्डर ओनली, सिर्फ कोर्ट ही बताता है कि अमेंडमेंट आई हुई है। थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, थ्रू मंथली अपडेट्स, मंथली अपडेट्स नहीं। मेरे हिसाब से फाइनेंस एक्ट वाला आंसर बेस्ट है। व्हाट determines a person's liability to pay income tax? Their age, their total income, their nationality, the profession. तो मेरे को टोटल इनकम वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है। What is the fundamental principle underlying the taxation system described? Voluntary, revenue generation for public welfare, punishment for earning income, international compliance. तो मेरे हिसाब से revenue generation for public welfare is the right option. Which of the following is not mentioned as a public service funded by the tax revenue? एजुकेशन, प्राइवेट एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल। तो प्राइवेट एंटरटेनमेंट मतलब गवर्नमेंट क्या आपके प्राइवेट एंटरटेनमेंट के लिए टैक्स लेती है? नहीं, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओके, व्हाई इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? इट डिटरमाइन कलेक्शन मेथड, इट डिटरमाइन फिलिंग डेडलाइंस, इट अफेक्टली अल्टीमेट बियर द टैक्स बर्डन, इट चेंज टैक्स रेट। तो मेरे हिसाब से टैक्स बर्डन वाला ऑप्शन ठीक है। What role do universities and IITs play in the context of income tax? They are exempt from all tax. They are category of person under tax law. They set tax rate. They collect taxes. तो कैटेगराइज ऑफ पर्सन अंडर टैक्स लॉ मतलब कि ये एक टाइप के पर्सन होते हैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर। ओके, इसके बाद है हाउ डज द इनकम टैक्स सिस्टम ensure comprehensive coverage of taxpayer? By having a broad definition of person, by voluntary compliance only, setting very low tax rate, exempting most income types. तो मैं ये वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक है। What does the term individual include in the context of income tax? Male, female, minor. इंडिविजुअल में कौन कौन आते हैं? ओनली बिजनेस ओनर, ओनली मैरिड पर्सन, ओनली एडल्ट मेल्स। मेरे हिसाब से मेल, फीमेल एंड माइनर वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक है। What does the concept of assessment year related to the income tax? तो अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं असेसमेंट ईयर, तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, लेटर ऑन आज के लेक्चर के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनुअल फाइनेंस एक्ट इन द इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन? एनुअल फाइनेंस एक्ट का क्या रूल होता है? इट अप्लाइज ओनली टू द कंपनीज, इट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर ईयरली अमेंडमेंट एंड अपडेट्स, एलिमिनेट ऑल टैक्सेस, इट ओनली सेट टैक्स रेट्स। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। Which entity is mentioned as another category of person beside individual? Government department, Indian company, foreign tourist, religious building. Which entity is mentioned as another category of person beside individual? Individual के अलावा कौन सा है?
तो रिलीजियस बिल्डिंग्स होनी चाहिए, आंसर गलत, इंडियन कंपनी। ठीक है, अब मैं इसका एक बार जानना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों कहा गया। तो इन्होंने कहा इंडियन कंपनी इज मेंशन्ड एज द अनदर कैटेगरी ऑफ पर्सन अंडर इनकम टैक्स लॉ, दस सो द लीगल डेफिनेशन ऑफ द पर्सन एक्सटेंड बियॉन्ड नेचुरल पर्सन टू इंक्लूड कॉर्पोरेट एंटिटीज। ठीक है, ओके, आई होप आपको भी आंसर क्लियर हो गया हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कैटेगरी ऑफ पर्सन अंडर द इनकम टैक्स लॉ, इंडिविजुअल, व्हीकल्स, बिल्डिंग, एनिमल्स। तो इंडिविजुअल्स। ओके, what is the primary reason why taxes are levied by the governments to constitute the basic source of revenue for the public service? Okay, what is the primary purpose of having different category of person in the income tax law? क्योंकि सबका टैक्स रेट अलग अलग होता है, टू डिटरमाइन टैक्स लेवल एंड अप्लीकेबल प्रोविजन। तो मुझे 94% मिले हैं। ठीक है, ओके, डन। एक गलत हुआ था, बाकी सही थे। अब उसके बाद हम बाकी का देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो हमने बात की पर्सन। पर्सन में सर सबसे पहले हमने पर्सन पढ़ लिया। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर क्या क्या पढ़ लिया हमने, स्कीम ऑफ इनकम टैक्स में नोट 1 पर्सन। अब हम बात करेंगे नोट 2। नोट 2, नोट 1 हो गया, नोट 2। और नोट 2 कैसे आएगा, तो आपने ना यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी थी जिसको हम क्लियर कर रहे थे। स्कीम ऑफ इनकम टैक्स, सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सन, पर्सन पे हमने क्या लिखा, नोट 1। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल इनकम, तो टोटल इनकम के हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसके बाद है प्रीवियस ईयर, एसएससी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले एसएससी, हु इज एन एसएससी। एसएससी किसको कहते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नोट नंबर 2। क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, क्या एक पर्सन को, जो अभी 7 कैटेगरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग, क्या एक पर्सन को हम एसएससी कह सकते हैं? क्या एक पर्सन को एसएससी कह सकते हैं? आप बताइए मुझे, क्या एक पर्सन को एसएससी कह सकते हैं? सर हम एसएससी की डेफिनेशन ही नहीं पता। कोई बात नहीं, कोशिश तो करो, यस और नो, कुछ भी बोलो, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, क्या एक पर्सन को एसएससी बोल सकते हैं? अरे भाई, तुम्हें टैक्सेशन में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने हैं, कम से कम 90 तो लाने ही लाने। तो सही जवाब दो, क्या पर्सन को एसएससी बोल सकते हैं? तो एक क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करूंगा आपके लिए, ऑल पर्सन आर एसएससी, क्या सभी पर्सन को एसएससी बोल सकते हैं? और एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा, ऑल एसएससीज आर पर्सन, आर पर्सन। तो इसमें एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा, एसएससी है कौन? अगर मैं सिंपल सी टर्म मीनिंग में आपको बताऊं, हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के अंदर जिसको टैक्स पे करना है वो एसएससी है। अब क्वेश्चन को दोबारा सुनो, क्या सभी पर्सन एसएससी होते हैं? आंसर है नो। क्यों? क्या सभी पर्सन्स को टैक्स भरना होता है? आंसर है नो। क्या एसएससी, ऑल एसएससी आर पर्सन? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग टैक्स भर रहे हैं वो 7 में से किसी एक कैटेगरी में आते होंगे, 7 में से किसी एक कैटेगरी में आते होंगे, इसलिए ऑल एसएससी आर पर्सन यस, बट ऑल पर्सन आर नॉट एसएससी। सर आपने डेफिनेशन तो बताई नहीं, लो जी डेफिनेशन खेल लेते हैं, आओ देखिए डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन, एसएससी डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 7। मैंने पहले ही बताया था क्लॉज क्यों लगता है लास्ट लेक्चर में। एसएससी, एसएससी, एसएससी के लिए लिखेंगे एसएससी इज अ पर्सन। क्या है सर? एक पर्सन है। क्या पर्सन एसएससी होगा? नहीं। क्या एसएससी पर्सन होगा? यस। क्यों सर? क्योंकि वो 7 में से किसी एक कैटेगरी में आता होगा। एसएससी इज अ पर्सन हु रिक्वायर्ड, ही रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, जिसको की टैक्स पे करना पड़ेगा
और एनी अदर सम, और हो सकता है कोई दूसरा सम भी पे करना पड़ सकता है अंडर इनकम टैक्स लॉ, अंडर इनकम टैक्स लॉ हो सकता है उसे कोई दूसरा सम भी पे करना पड़े। सर ये हमें डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि एसएससी क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, जिसे टैक्स पे करना पड़ सकता है, और एनी अदर सम हो सकता है कोई दूसरा सम भी पे करना पड़े अंडर इनकम टैक्स लॉ। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अदर सम का मतलब क्या है? अदर सम का मतलब है एग्जाम्पल पेनल्टी और कॉमा इंटरेस्ट। सर ये क्यों? सर एक होता है टैक्स पे करना, बट आपने टैक्स ही टाइम से नहीं पे किया तो आपको क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी, इंटरेस्ट। या फिर हो सकता है कोई प्रोविजन आपसे गलती से चूक गए, मिस्टेक हो गई, आपको इनकम टैक्स में पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी अगर इनकम टैक्स में आपको कोई भी सम देना पड़ रहा है या फिर टैक्स देना पड़ रहा है तो आप इनकम टैक्स के एंगल से एक एसएससी कहलाएंगे। ओके सर, बहुत खूबसूरत डेफिनेशन। सर बुक में मार्क करेंगे? हाँ सर, आइए। एसएससी 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 एसएससी। सर सबसे मज़ेदार बात क्या है यहाँ पे कि स्टडी मेट में भी इसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखो आईसीआई में इसके ऊपर क्वेश्चन है कि हु इज़ एन एसएससी, एक एसएससी कौन होता है। ठीक है, जिन दोस्तों ने बुक बाई कर ली है या फिर बाय करने का प्लान कर रहे हैं, मेरे साथ बुक प्लीज़ रीड करना, अदरवाइज आपके टीचर ने जो बुक दी हो या स्टडी मेट हो तो उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी कौन है? एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी is payable under this act. In addition, it includes every person in respect of whom any proceeding under this act, मतलब किसी भी तरीके से अगर आपको इस एक्ट में पैसा देना पड़ रहा है तो आप कहलाएंगे एक एसएससी। क्लियर हो गया? सेक्शन 2 क्लॉज 7। सर आपकी बुक से मेरे को बहुत अच्छा रिव्यू आई। सर आपकी बुक ना बहुत समराइज्ड है, बहुत कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने के लिए मिल जाता है, और नोट्स लिखने में जो भी हमने नोट्स में टाइम पास किया या फिर जल्दबाजी में लिखा है तो समझ में नहीं आता, तो बट बुक की वजह से, हैंड बुक की वजह से सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। थैंक यू आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, थैंक यू। और लिटरली बुक बहुत प्यार से बनाई है। मान के चलिए 8-10 साल का जो भी एक्सपीरियंस है सब इसके अंदर डाल दिया मैंने कि हाँ कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़े, स्टडी मेट का हर एक पॉइंट कवर्ड अप हो जाए, पास ईयर के क्वेश्चंस, सब कुछ। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पे हम आते हैं, नोट नंबर 2 हो गया, नोट नंबर 3 पे। ये हमारा नोट नंबर 2 हो गया। अब हम बनाएंगे नोट नंबर 3। नोट 3, नोट 3 क्या कहते हैं कि सर, नोट 3 कहते हैं सर आपने कैलेंडर ईयर के बारे में सुना है? हाँ सर मैंने सुना है। आपने सुना है? हाँ जी मैंने भी सुना है। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर क्या होता है सर? 1 जन, 1 जन टू 31 मार्च। 31 मार्च सर, 31 दिसंबर, हाँ अब सही बोला आपने। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 31 मार्च। ओके, फिर एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है जी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या कहता है? फाइनेंशियल ईयर कहता है कि सर हमारी जो डेट है दिस इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके सर, जो अकाउंट में हम यूज करते हैं, हाँ ये वही है। तो आप कंफ्यूज मत होना, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या डिफरेंस होता है। कैलेंडर ईयर वो होता है जो 1 जन से शुरू होता है, और फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है। ओके, नाउ इसी में 2 बच्चे आते हैं सर जिन पे बहुत लड़ाई है। एक है सर प्रीवियस ईयर, और एक होता है असेसमेंट ईयर। एक होता है जी प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर, क्या हर ईयर प्रीवियस ईयर होता है? आंसर कहीं ना कहीं यस। क्या हर ईयर असेसमेंट ईयर होता है? आंसर है कहीं ना कहीं यस। कहीं ना कहीं यानी जनरल में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। प्रीवियस ईयर क्या है? जिस ईयर में आपने पैसा कमाया वो है आपके लिए प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप टैक्स देते हैं वो होता है असेसमेंट ईयर। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में याद कीजिए कि जिस ईयर में आपने पैसा कमाया, सर कौन सा पैसा? देखो देयर आर द 5 हेड्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम सीखेंगे 5 हेड्स में अपनी इनकम को हम डिवाइड करते हैं। सैलरी होती है, कैपिटल गेन होता है,
बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी होती है, और जो बच गया वो अदर सोर्स में आता है। तो कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं, सर लॉटरी यस, बैटिंग गैमलिंग यस, सर ट्यूशन फीस यस, सर सैलरी यस, आर्टिकलशिप यस, कोई भी आपने पैसा जिस ईयर में कमाया है, पैसा जिस साल कमाया उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप टैक्स भर रहे हो दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ओके, तो मैं इसको लिखता हूं, ईयर इन विच वी अर्न मनी, वी अर्न मनी, ठीक है, ईयर इन विच वी अर्न मनी। और असेसमेंट ईयर क्या है, दैट ईयर वी पे टैक्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब कुछ हिंदी में दोबारा से लिखता हूं मैं आपके लिए, जिस ईयर में आप पैसा कमा रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, और जिस ईयर में आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। सर इन कीवर्ड से क्या होता है ना, जल्दी याद हो जाता है। सर क्या बुक में भी ये लैंग्वेज है? नहीं, बुक में इंग्लिश है, उसमें मैं हिंदी नहीं लिख सकता, सॉरी, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे साउथ इंडियंस होते हैं, कुछ केरला से होते हैं, तो उनको हिंदी नहीं समझ में आती, लिखी हुई भी थोड़ी दिक्कत जाती है, ठीक है, तो इसमें प्योर इंग्लिश है। सर एग्जाम्पल दूं क्या? हाँ एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये डेट क्या है सर? ये है हमारे लिए एक प्रीवियस ईयर, और 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये है हमारे लिए असेसमेंट ईयर। ओ लेकिन सर कंफ्यूजन है। हाँ सर बोलो ना, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी हो सकता है और वही फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, कहने का मतलब ये। ओके, एग्जाम्पल सर, मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर है 2014, तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा? दिस इज 2015। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन रिवर्स करता हूँ, आपका असेसमेंट ईयर है 2050, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? बोलो मेरे साथ, 2049। यानी असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें हम टैक्स पे कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें आप इनकम को अर्न करते हैं। अब इसको आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दोबारा से पूछूंगा आपसे, ठीक है, और फटाफट उसका जवाब देंगे आप। प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24-25। अगेन मैं आपसे पूछूंगा कि अगर असेसमेंट ईयर 25-26 है तो प्रीवियस ईयर कितना होगा? दिस इज 24-25। लास्ट टाइम एक बार और, अगर प्रीवियस ईयर आपका 25-26 है तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा? दिस इज 26-27। देखो यार, एक टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आपको पढ़ा दूँ, हो गया सिलेबस हो गया जी, अमेंडमेंट आ गए, फिर से क्लास लो, नहीं। एक टीचर का मतलब है कि मैं आपको तैयार कर दूं कि आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी चेंजेस आए, आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो कि आपको सिचुएशन से डर ना लगे, यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन। अब सर इसी में एक क्वेश्चन आता है सर, ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनिए, बहुत जरूरी है ये समझना आपके लिए। मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर, और ये आपका पहला ईयर है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, और मान लीजिए एक है आपका सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर।
सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मान लीजिए आपने अभी अभी इनकम अर्न की है, आपको 1 अक्टूबर को ख्याल आया, ठीक है, कि एक बिजनेस चालू करता हूं, और आपने एक बिजनेस चालू कर दिया, ठीक है। तो मंथ कितने हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर? जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल आपके 6 मंथ हो गए, ठीक है। और आपने 3 लाख लेट सपोज पर मंथ की इनकम जनरेट की है, और 18 लाख रुपीस आपने अर्न किए। सर मेरा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने बिजनेस ही 1 अक्टूबर से चालू किया था, 1 अप्रैल से कैसे ट्रीट कर सकते हो? तो इस केस में आपका 1 अक्टूबर जो है, ठीक है, 1 अक्टूबर आप कहेंगे कि सर मैंने 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ही बिजनेस किया है, यही मेरा प्रीवियस ईयर है। लेकिन अगर आपसे बोले 1 अप्रैल, सर 1 अप्रैल उनके लिए होता है जिनका सेटअप पिछले साल प्रॉपर हो चुका था। यानी किसी बंदे ने 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, वैलेंटाइन डे 14 फेब को, ठीक है, किसी भी दिन स्टार्ट किया, वहां से 31 मार्च ही आप काउंट करेंगे फर्स्ट ईयर में, इसलिए इसको फर्स्ट ईयर कहा गया, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर होगा इसके बाद का, ठीक है, उसमें तो ये दिक्कत नहीं आएगी, वो तो नॉर्मल होगा आपका। तो उस ईयर में आप कहेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में दिक्कत नहीं आती। फर्स्ट ईयर में ये कैलकुलेशन आ सकती है या दिमाग में आ सकता है कि सर मैंने बिजनेस ही लेट चालू किया है, तो मेरा ईयर कब से काउंट होगा, स्टार्ट होगा? तो आप जवाब देंगे 1 अप्रैल से नहीं होगा, उस दिन से होगा जहां से आपने स्टार्ट किया। तो ये कब आता है सर? यहां भी कुछ बातें हैं, यहां भी कुछ बातें हैं, जैसे न्यू सोर्स ऑफ इनकम comes into existence, कि भैया पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, और अभी अभी इनकम हुई है, पहले इसका कोई भी नामो निशान नहीं था, पहले हमें इसके बारे में खुद भी नहीं पता था, हम आपको कैसे बताएं, ठीक है। एंड सेकंड, सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस, हमने नया नया बिजनेस चालू किया है या फिर प्रोफेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हमारी डेट क्या होगी? डेट होगी यहाँ पे 1 और डेट होगी 2। तो डेट हम पिक कर सकते हैं, कौन सी होगी? 1 और 2। 2 कहाँ तक होगी सर? टू 31 मार्च। आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया हो और लिख लिया हो, ठीक है। हमने यहां से शुरू किया था आज, और ये सारी बातें बुक में लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कि नोट्स बना रहे हैं, बाकी सारी बातें बुक्स में हैं, ओके। और ये सारे लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में भी ऐड होते जा रहे हैं, तो फ्यूचर में जैसे लेक्चर्स आगे पीछे हो जाएं, या फिर जैसे अभी ऑडिट के फ्री लेक्चर्स आने वाले हैं, तो अगर लेक्चर आगे पीछे हो जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। राइट, एक बार बुक से मार्क कर ले इसको। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो अभी असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन हमने लिखी नहीं है, हम अभी लिखेंगे। अब क्वेश्चन है, इट मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, और यहाँ कहता है दिस मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर, असेसमेंट ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड सच इनकम इज टैक्सेबल इन immediately in the following year with the assessment year. Income earned in the previous year 25 is taxable in the assessment year 25-26. Assessment year always start from 1st April. It always a period of 12 month. और प्रीवियस ईयर के बारे में ये वाला टॉपिक जो भी लिखाया था, बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप के बारे में ये होता है, ओके, ठीक है। अब इसके बारे में असेसमेंट ईयर की भी डेफिनेशन नोट्स में लिख लेते हैं, नोट्स में नहीं लिखी हमने।
लिखिएगा सेक्शन 2 क्लॉज 9 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है सर? असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड of 12 months commence every year on 1st April and on 31st March. Okay, now income earned in previous year is taxed in assessment year. ठीक है, इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन असेसमेंट ईयर। आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझाने वाली बात है, सारी बातें हम अभी एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर चुके हैं। सर प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन लिखवा दो। ओके आइए सर लिख लेते हैं। लिखिए सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर, it means year in which assessee on the income normally previous year start from 1st April to 31st March। ओके ठीक है सर, चलिए अगले लिखिए। बट इन केस ऑफ न्यू बिजनेस और प्रोफेशन, मान लीजिए नया बिजनेस या प्रोफेशन है तो न्यू सोर्स ऑफ इनकम, न्यू सोर्स ऑफ इनकम है तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच न्यू बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप और न्यू सोर्स ऑफ इनकम अराइज्ड टिल 31st March of financial year। तो देखिए जो हमने पढ़ा बस वही मैंने आपको लिखवाने की कोशिश की है। सर हम इनकम टैक्स को लिख ही क्यों रहे हैं? देखिए लिखने से ना प्रैक्टिस बढ़ेगी, जितना पसीना बहाओगे उतना खूबसूरत रिजल्ट आएगा। बस एक सिंपल सी बात समझ जाओ, जितनी प्रैक्टिस करो, जितना लिख के करो, जितना अच्छे से करो, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आपकी हैबिट एक्टिवेट होगी, आपकी पसीने बहाने की, हार्डवर्क करने की जो तपस्या है वो बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा तपस्या होगी उतना ज़्यादा भगवान आपको आशीर्वाद देंगे कि जाओ और पास होके आओ। ओके ये आपने लिख लिया, गुड। ओके अब ये करने के बाद मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा और फिर मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। क्वेश्चन है, जनरली क्या होता है
प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में क्या किया जाता है, हम टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कर देते हैं। क्या यही सच है जनरली? आंसर है यस, दिस इज ट्रू। लेकिन यहां पे आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस क्या कहते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर में ही में टैक्स देना होगा, टैक्स देना होगा। वी कांट वेट फॉर असेसमेंट ईयर, हम असेसमेंट ईयर तक का वेट नहीं कर सकते। सर ऐसा क्या हो गया गवर्नमेंट को कि इतनी जल्दी लग गई कि अभी क्या अभी पैसा दो, जो काम किया अभी दो, वेट क्यों नहीं कर सकते आप? तो यहाँ पे हम कुछ केसेस पढ़ेंगे और एग्जाम में बोलेगा एनी 4 केस यू कैन एक्सप्लेन। क्या पूछा गया है जी? हाँ, स्टडी मेट में पूछा गया, पास्ट ईयर में पूछा गया है। हो सकता है आपने अब तक ना देखा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे कभी ऐसा ही पेपर नहीं बना सकता उसने आज तक ना बनाया। ओके, ठीक है सर, कौन से है वो केसेस? तो यहां पे लिखेंगे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। आइए बुक से एक बार रीडिंग करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्टडी मेट का है, आप देख सकते हैं, मैंने खुद से नहीं बनाया, क्वेश्चन है स्टडी मेट का। क्वेश्चन क्या है? स्टेट एनी 4 इंस्टेंसेस, मतलब 4 ऐसे केस जो है वो लिखने पड़ेंगे वेयर देयर इज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की जो इनकम है, इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर, मतलब कि जिस साल में आपने कमाया उसी साल में आपको टैक्स देना पड़ेगा। इटसेल्फ इंस्टीड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज ही आपको टैक्स देना पड़ेगा जिस ईयर में आप कमा रहे हैं। ओके सर, ऐसा क्यों है? आइए केसेस देख लेते हैं कितने हैं। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं बुक से। द इनकम ऑफ एन एसएससी ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्ज फॉर इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग आर द प्रीवियस year. However, in a few cases, the income is taxed in the previous year in which it is earned. These exceptions been made to protect the interest of the revenue. ताकि आप हमें धोखा ना दे सके। The exceptions are as follows. Okay. पहला है जी शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। आपने गाना सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज यूट्यूब पे जरूर सुनना, तुम तो ठहरे परदेसी। तो जब मैं 7th-8th क्लास में था तो एक हमारे गांव के भैया थे बनारस के, वो बड़े दिलचस्प गाने बजाते थे और वो ये गाना बहुत चलाते थे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। सर ये गाना क्यों सुना रहे हो, इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो आप, दिल में कुछ नया जज्बात आ गया? बिल्कुल नहीं, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस सॉन्ग क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है। अब क्या हुआ, मान लीजिए इंग्लैंड का एक शिप है, वो आया 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 और आ गया, पिया तू अब तो आ जा, नहीं 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 नहीं, ये वो वाला गाना नहीं है, ठीक है। अब इंडिया में आया, उसने कुछ डील वील की, यहाँ पे लोगों को उतारा, लोगों ने खाया पिया, और सारे पैसे किसने इकट्ठा किए? शिप वाले ने। उसने आपके कस्टम बोर्ड पे अपना शिप पे लगाया, गोवा वाले बीच पे, हाँ, एंजॉय एंजॉय किया और चला गया। अब जब वो जाने लगा, ध्यान सुनेगा, जब वो जाने लगा तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, भैया टैक्स दे दो। उसने कहा किस बात का टैक्स? कह रहे सर आपने जो भी किया उसके लिए आपने हमारे इंडिया के हवा और पानी का प्रयोग किया। सर हमने तो नहीं किया। आपने किया, आपने हमारे पोर्ट्स का यूज किया, आप हमारे इंडियन सोर्सेस का यूज कर रहे हैं। अरे हमें आपके सोर्स की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बेटा, अभी कोई बॉम्ब गिरा के चला जाएगा ना तो तुम इंडियन गवर्नमेंट के पास होगे कि इंडियन गवर्नमेंट खराब थी, उसने आपकी हेल्प नहीं की। अगर कोई 4 गुंडे घुस जाए ना, या फिर अभी रख दे हाथ पे चाकू गर्दन पे और बोले कि भाई पैसा निकाल, तो फिर बोलोगे इंडियन गवर्नमेंट खराब थी। यू नीड इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट यू, दैट्स वाई वट एवर यू अर्न यू हैव टू पे टैक्स अस। तो सर असेसमेंट ईयर में आंगो दे दूंगा ना, तो क्या गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी। और जिसको ये गाना याद है कमेंट बॉक्स में एक बार लिखना, हाँ सर हमने सुना है, नहीं सुना तो यूट्यूब पे ये देखने के बाद तुम मुझे मैसेज करो कि हाँ सर मैंने ये गाना सुन लिया। ओके, तुम तो ठहरे परदेसी
टैक्स दे के जाओगे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ, वेयर शिप बिलोंग्स टू और चार्टेड बाय अ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कौन है, इसका एक चैप्टर है अपने आप में, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझो वो इंसान जो भारत का नागरिक नहीं है। कैरीज पैसेंजर, यानी आप ईना मीना डीका को लेके घूम रहे हो। लाइव स्टॉक है आपके पास, यानी एनिमल्स हैं आपके पास, मेल्स हैं, गुड्स हैं, शिप्ड एट अ पोर्ट इन इंडिया। भारत का नाम आया तो भारत में टैक्स देके जाओ। सर भारत का चाइना होता तो हमें कोई लेना देना नहीं था, जाओ ना भाई, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट का सपोर्ट तेरे को चाहिए, तुमको टैक्स देना पड़ेगा। द शिप इज अलाउड टू लीव द पोर्ट, तुम यहां से पोर्ट को छोड़ के जा सकते हो। ओनली व्हेन, सिर्फ और सिर्फ तभी, द टैक्स हैज बीन पेड, जब तुम टैक्स दे दोगे। और सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट, सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट मतलब सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरा वकील देख लेगा, सर मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट देख लेगा, अरे सर मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूँ क्या, अपुन एकदम अपुनिश भगवान है, अच्छा वो तो कौन देगा टैक्स, सर मेरे जीजा जी दे देंगे, मेरे भैया दे देंगे, ओके। तो सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट करके जाओ कि तुम्हारे यहाँ पे कोई बंदा पैसा देगा। हैज़ बीन मेड फॉर पेमेंट देयर ऑफ, कि कोई बंदा, तुम्हारे जीजा जी, तुम्हारे भैया, तुम्हारे रिश्तेदार टैक्स देंगे। अगला पॉइंट क्या है, 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड और पेबल टू द ऑनर, और द चार्टर वर्ड होना चाहिए था, ठीक है, और टू एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, कि भैया या तो तुम दो या तो तुम्हारे बिहाफ पे कोई बंदा 7.5% ऑफ फ्रेट, जो भी तुम्हारा फ्रेट की वैल्यू थी उसका 7.5% तुम टैक्स दोगे। सर 20% क्यों नहीं, नहीं गवर्नमेंट ने कहा चल 10% दे दे, अरे सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो, ठीक है 7.5 दो, सर इस पे कोई डिस्कशन हम नहीं कर सकते, टैक्स रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है एज पर देयर जस्टिफिकेशन, जो उन्हें ठीक लग रहा है। सर खर्चा भी अलाउ होगा ना, फिर तो नहीं, कुछ नहीं, पूरा 7.5% हमें दो, दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव इनकम। मान के चलेंगे कि सारे खर्चे, भाई तेरे को 92.5 हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना, मान लो तूने 1 लाख रुपए कमाया, तो 92,500 तुम डिडक्शन दे ही रहे ना, बस 7,500 रुपये हमें दे दो और चले जाओ, सिंपल, ठीक है। और पेबल यहाँ पे हमने पढ़ लिया, बट वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ सच कैरेज इज डीम टू बी हिज इनकम, हम मान लेंगे कि ये आपकी इनकम मानी जा रही है, विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन द सेम ईयर इन विच इट इज अर्न, जिस साल कमाओगे उस साल ही दोगे। सर असेसमेंट ईयर में लेना तो हमें आप पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, अभी के अभी हमको टैक्स देके जाओगे, हम तुम पे विश्वास भरोसा नहीं कर सकते हैं। ओके सर, मजा आ गया सर, क्या पढ़ाते हो सर आप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कर देना कि हाँ हमारे एक मास्टर जी हमें मिले हैं जो कि हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, 2-4 तारीफ कर देना, नहीं करोगे तो इतना बोल देना भाई फ्री में लेक्चर से देख लो। हाँ, गुरु दक्षिणा के तौर पे सर को रोज अटेंडेंस देनी है, 100% मेहनत करनी है और हमें पास होके दिखाना है। ओके, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 1 लिखना मेरे साथ, शिपिंग बिजनेस ऑफ नन रेसिडेंट, ऑफ नन रेसिडेंट, ठीक है। गाना क्या याद रखेंगे, तुम तो ठहरे परदेसी, ओके। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 1, ओके, वेयर a ship, comma belonging to or chartered by a non-resident, तो इसमें नन रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है, याद रखना प्लीज, ओके। नन रेसिडेंट, आप क्या कर रहे हो, कैरीज कर रहे हो पैसेंजर को, लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स शिप्ड एट अ पोर्ट इन इंडिया, पोर्ट इन इंडिया। नाउ
द शिप इज अलाउड टू लीव द पोर्ट, आप पोर्ट को छोड़ के जा सकते हो, ओनली व्हेन द टैक्स हैज बीन पेड और satisfactory arrangement has been made for payment thereof, और हम इससे क्या ले रहे हैं 7.5% ऑफ फ्रेट पेड, आपको 7.5% देना होगा। तो हमने जो बुक में था उसी को थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में कोशिश की लिख लें। आई होप आपने मेरे साथ यहाँ पे अच्छे से लिख लिया होगा, ठीक है। ओके, वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आइए सर, अगला है सर पर्सन लिविंग इन इंडिया। तो एक गाना था और जितने भी लड़कों का दिल टूटा होगा उन्होंने ये गाना जरूर सुना होगा बचपन में, ठीक है, या पापा से पूछना वो बताएंगे तुम्हें। मैंने 6th-7th क्लास में सुना था, अराउंड 2007-8 के टाइम पे सुना था ये गाना, और गाना बहुत अच्छा है, गा के सुनाता हूँ। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम, आज के बाद। सर क्यों गाना सुना रहे हो? ये यही कह रहा है कि भैया हम अब तेरी गलियों में आएंगे नहीं, तुझसे मिलने को आएंगे नहीं आज के बाद। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, ठीक है तू मत आ लेकिन मुझे टैक्स देके जा, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर में ही अभी इसी समय हमें टैक्स देके चले जाओ, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ। दिस इज द कॉन्सेप्ट पर्सन लिविंग इन इंडिया। सर क्यों जा रहा है? हो सकता है नौकरी के लिए जा रहा हो सकता है जैसे तुम मूवीज देखते हो कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि भैया एक लड़का है, लड़की से प्यार हो गया, उसने कहा तुम आ जाओ, फिर उस लड़की से वहीं शादी करके वहीं रह जाता है, मम्मी पापा को भूल जाता है, ऐसी बहुत सारी मूवीज तुमने देखी होंगी। तो किसी भी रीजन से हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं और हाँ इंटेंशनली जा रहे हैं कि भैया अब वो नहीं आएगा। ओके, एक बार रीडिंग करते हैं, देखते हैं स्टडीमेट क्या बोलते हैं। वेयर इट अपीयर्स, मतलब हमें ये दिख रहा है, टू द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर को दिख रहा है। असेसिंग ऑफिसर क्या होता है? वो बंदा होता है जो आपकी इनकम टैक्स की फाइल्स को चेक कर रहा है। आप फिलहाल क्या लेके चलो, असेसिंग ऑफिसर, वो ऑफिसर जो आपकी इनकम को असेस कर रहा है कि तुम सच बोल रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हमें ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि छोरा हाथ से निकल गया। दैट एनी इंडिविजुअल, ठीक है, इसका नाम रख लेते गोलू, गोलू है हमारा। दैट एनी इंडिविजुअल मे लीव इंडिया, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं ड्यूरिंग द करेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है, आप अभी छोड़ के जा रहे हैं और शॉर्टली, तुरंत चले जाएंगे, शॉर्टली अभी चले जाएंगे, मतलब मेरी नजर तुमसे हटी और दुर्घटना घटी, तुम निकल जाओगे। इट एक्सपायरी एंड ही हैज नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, हमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम इंडिया वापस नहीं आओगे। द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल्स, कि भैया आपकी इस साल की इनकम का टैक्स हमको देके जाओ। इंडिविजुअल फॉर द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर, कि भैया ये प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले अप टू द प्रोबेबल डेट जब तुम जाने वाले उससे पहले ऑफ हिज डिपार्चर, इंडिया को जब तुम छोड़ोगे फ्रॉम इंडिया, इज चार्जेबल टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर, मतलब उसी साल में टैक्स दे दो, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। ओके, आई होप तुमको स्टोरी में मजा आ रहा है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। और अच्छा, जो जो गाने में बता रहा हूँ ये कोशिश करना एक्सेप्शन पॉइंट नंबर 1, ठीक है, तुम इसे लिखो। अच्छा, मैं ना एक अनाउंसमेंट और करता हूँ 100 स्टूडेंट्स की, कि जितने स्टूडेंट्स डेली कमेंट करेंगे, ठीक है, और मेरे क्वेश्चंस का जवाब देंगे और लाइक का बटन प्रेस करेंगे,
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बस शेयर वेयर की टेंशन मतलब, शेयर कर दिया तो अच्छी, नहीं किया तो कोई बात नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलर कमेंट करेंगे सारी वीडियोस पे कोर्स खत्म होने तक, उनको मेरी तरफ से इनकम टैक्स की फ्री बुक 100% स्टूडेंट्स को मैं फ्री बुक देता हूँ। चलो अब तो करोगे, ठीक है, वरना तुम्हें लगता है कि नहीं तो देख लो यार, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। आइए सर नोट लिखते हैं, नोट नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2, पर्सन लिविंग इंडिया, आप भारत को छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो बाबू, आओ पढ़ते हैं। वेयर इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर को साफ साफ दिख रहा है दैट इंडिविजुअल मे लीव इंडिया, कि तुम इंडिया को छोड़ के जाओगे ड्यूरिंग द करेंट असेसमेंट ईयर और शॉर्टली आफ्टर, मतलब अभी नहीं तो दुर्घटना घटी, मतलब नजर हटी दुर्घटना घटी, शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी एंड he has no present intention of returning India, मतलब भारत में वापस आने का आपका कोई भी उद्देश्य या इरादा नहीं है, ठीक है। चलो दो हो गए सर, 5 लिखने, 3 और लिखेंगे, फिर एक बार रिवीजन लेंगे, फिर लेक्चर एंड करेंगे, ओके। ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड। थर्ड है सर एओपी बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। सर इस पे गाना सुनाओ, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। सर व्हाट इज दिस, आप एओपी या फिर बीओआई बना रहे हो पर्टिकुलर इवेंट के लिए, एग्जाम्पल आपको गणपति महोत्सव मनाना है, आपको नवरात्रि मनाना है, आपको ईद मनानी है, आपको गुरु पूर्णिमा मनानी है, आपको कोई भी फेस्टिवल मनाना है, आपने उस फेस्टिवल के लिए चंदा इकट्ठा किया, रिवेन्यू किया, सर कितना आ जाएगा, मान लो 10 लाख रुपए आ गए और तुमने फटाफट इवेंट कंप्लीट किया और भाग लिए, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, भाई हमें भी प्रसाद दे के जाओ। प्रसाद देंगे ना सर, लड्डू खिलाएंगे आपको गणपति बाबा का, नहीं वो वाला प्रसाद नहीं, टैक्स दे के जा, क्योंकि आप अगले साल मिलो ना मिलो, रहो ना रहो, हमें नहीं पता, इसलिए आपने जो भी पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन सर हमने तो बस 500 रुपये इकट्ठा किए, तो फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन में लिखा था इनकम नॉट चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप उस लिमिट में आते ही नहीं तो आपके ऊपर बात होगी भी नहीं, लेकिन हाँ अगर आपने लिमिट क्रॉस की, मान लो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, तो आपको जिस ईयर में इवेंट है उस ईयर में ही टैक्स देना होगा। आइए एक बार बुक रीडिंग करते हैं। इफ एन एओपी बीओआई ईटीसी is formed established for a particular event or purpose and the AOM और assessing officer को लग रहा है, क्या लग रहा है सर, that the AOP BOA is likely to be dissolved, कि वो खत्म हो जाएगी in the same year, उसी साल के अंदर, in the next year या फिर अगले साल में, he can make assessment of the income up to the date of dissolution as income of the relevant assessment year, मतलब उसी साल में तुम्हें टैक्स देके जाना होगा। मैं आपको सिंपल फॉर्म में लिखवा देता हूं, आइए एओपी बीओआई
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इतना तो समझ जाओगे आप। फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, ओके ठीक है। इफ एन यूपी BOI ETC is formed or established for a particular event or purpose, and the AO thinks fit, मतलब AO को लगता है, क्या लगता है, that the AOP BOI is likely to be dissolved in the same year or in the next year, या तो सेम ईयर में आप जाओगे या नेक्स्ट ईयर जाओगे, लेकिन आपको पता है कि आप चले जाओगे और हम आपसे टैक्स वसूल नहीं कर पाएंगे, तो हम कहेंगे भैया आप अभी ही देके जाओ, ओके ठीक है। 2 पॉइंट रह गए, 4 एंड 5, इसको हम कंप्लीट करके फिर एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है, और फिर इसको परिणाम कर देंगे कि भाई हमने यहाँ तक पढ़ लिया। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, भाई तुम ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम टैक्स नहीं देना चाहते, ठीक है। सर इसका मतलब क्या है, देखो आप समझो कि एक बंदा है, अगर उसकी इनकम 5 लाख हो गई, एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लाख अगर उसकी इनकम हो गई तो उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो उसने क्या किया, अपने 3 बच्चों के नाम पे, अब या फिर 5 बच्चे मान लो, 5 लाख की प्रॉपर्टी अपने नाम पे ना करके उन 5 बच्चों के नाम पे कर दी, एक वाइफ के नाम पे और 4 बच्चों के नाम पे कर दी। अब क्या होगा, इनकम एक बंदे की इनकम 5 लाख क्रॉस होगी तो वो टैक्स देगा, एग्जाम्पल, बट 7 लाख तक तो रिबेट वगैरह बहुत सारे सेक्शन से धीरे धीरे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं 5 लाख तक अगर इनकम है तो टैक्स देगा। तो हमने क्या किया, इनकम को डाइवर्सिफाई कर दिया, बीवी के नाम दिखा दिए, बच्चों के नाम दिखा दिए। अब बच्चे की इनकम 50,000, 1 लाख, वाइफ की इनकम 1 लाख, 2 लाख, तो टैक्स किसी का बनता ही नहीं। या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद आप गायब हो जाओगे और आप हमें अगले साल टैक्स के लिए मिलोगे ही नहीं, हमें आपका इंटेंशन साफ दिख रहा है कि आप क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, तो हम कहेंगे भैया आप इस पे हमें अभी ही टैक्स दे दो, क्योंकि हमें आप पे भरोसा नहीं है कि आप अगले साल हमें इसके ऊपर टैक्स देने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर इफ इट इज अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर, उसको ऐसा लगता है दैट अ पर्सन इज लाइकली टू चार्ज, या फिर वो सेल भी कर सकता है, सर प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता है, सेल कर रहा है, किसको कर रहा है, किसी को भी कर रहा है, अपने गांव के बंदे को किसी को भी कर रहा है, और हमें पता है कि तुम सेल करके चले जाओगे, तुमने कितना, मान लीजिए आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की, गवर्नमेंट का टैक्स लेट सपोज बनता है 10%, यानी गवर्नमेंट को 20 लाख रुपए मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को पता है कि अगर हमने तुमसे अभी के अभी टैक्स नहीं लिया तो तुम चले जाओगे और अगले साल हमें टैक्स नहीं दोगे, या फिर आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, या डिस्पोज कर रहे हो अपनी एसेट को, अदरवाइज पार्ट, हो सकता है पूरी एसेट ना करके थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट सेल आउट कर रहे हो, और एनी ऑफ हिज एसेट्स टू अवॉइड, और ऐसा क्यों कर रहे हो, टू अवॉइड पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, ताकि तुम्हें ऐसा करने की वजह क्या है, ताकि तुम्हें टैक्स ना देना पड़े। तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो, ताकि तुम्हें टैक्स देना ना पड़े। तुमने अपनी बिल्डिंग क्यों सेल कर दी, क्योंकि मेरे नाम पे रहेगा, जितना रेवेन्यू आएगा मेरा शो होगा, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है तुम सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ताकि तुम्हें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़े, और अगले साल तुम मिलने वाले नहीं हो। 3 कंडीशन है, देखो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ या फिर सेल कर रहा हूँ, और
क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे गवर्नमेंट को टैक्स ना दो और अगले साल में मिलूंगा नहीं। तो असेसिंग ऑफिसर कहता है भाई मेरे को पता है तू बहुत चालाक हो रहा है, तू अभी ही टैक्स दे के जा, क्योंकि मेरे को भरोसा तेरे पे नहीं है। अंडर दिस एक्ट द टोटल इनकम of such person for the period from the expiry of the previous year to the date when the assessing officer is commences proceeding, जैसे ही उसने प्रोसीडिंग स्टार्ट किया, अंडर दिस सेक्शन इज चार्जेबल टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर, वे उस ईयर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, हम असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं कर सकते। person likely to transfer property to avoid टैक्स। आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कि आप टैक्स से बचना चाहते हो। ठीक है, ड्यूरिंग द assessment year if it appears to the AO, AO को ऐसा लगता है that person is likely to charge, sale, transfer, dispose of or otherwise part with any of asset, यानी किसी एसेट को पूरा ना करके उसका कोई पार्ट। ठीक है, asset to avoid payment of any liability अंडर दिस एक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि भैया आप हमें धोखा देने वाले हो तो आप हमें टैक्स देके जाओ। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस क्या है? हमने पढ़ा था कि आप आज कमाओगे और अगले साल में टैक्स दोगे, प्रीवियस ईयर में कमाओगे, असेसमेंट ईयर में टैक्स दोगे। और हम एक्सेप्शन क्या पढ़ रहे हैं कि भैया हम अगले ईयर का असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, आपको अभी ही टैक्स देना होगा। लास्ट डिसकंटिन्यूड बिजनेस, आप ना अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, अपनी एसेट सेल कर रहे हो। बिजनेस के बारे में यहाँ बात हो रही है। एक बंदे ने कहा कि भैया अब ना मैं मोह माया त्याग रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा आ गई, मेरी स्पिरिचुअलिटी जाग चुकी है, मैं मोह माया का त्याग कर रहा हूँ। मैंने आज तक बहुत अच्छे सेलिंग की, सब कुछ किया, लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि मोह माया मैं त्याग कर रहा हूँ, अब मैं साधना में जाना चाहता हूँ, हिमालय पे, पर्वत पे। हाँ, तो असेसिंग ऑफिसर कहता है भाई तू जा रहे जा, लेकिन अपना बिजनेस बंद करके जो टैक्स की लाइबिलिटी है हम अगले ईयर तक वेट नहीं करेंगे, हमें हमारी पेमेंट करके जाओ, हमें हमारा लड्डू खिला के जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ। वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन is discontinued if any assessment year, in any assessment year, the income of the period from the expiry the previous year up to the date of such discontinuance may at the discretion of the assessing officer, उसको ऐसा लग रहा है, be charged to tax in that assessment year। भैया आप उस ईयर में ही टैक्स देके जाओगे। ओके, आइए लिख लेते हैं इस चीज को। पॉइंट 5 में इधर ही लिख लेता हूँ बगल में, discontinued business where any business or profession is discontinue in any assessment year
द इनकम ऑफ द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी of the previous year up to the date of such discontinuance may at the discretion of the AO। ठीक है सर, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक जो है हमारा समाप्त होता है। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो दिस इज द टाइम टू रिवाइज नाउ व्हाट वी स्टडी टुडे। ओके, स्टार्ट करें रिवीजन। रेडी हो? तो अब तक की क्लास कैसे लगी 1 आवर की? देखो 1 आवर का आज का देखो, हर सेशन हमारा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता था, 45 टू 50 मिनट्स, फिर 50 टू 55 मिनट्स। इस बार हमने 1 आवर पूरा क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट सेशन में और 10 मिनट बढ़ाएंगे। यही होता है एफिशिएंसी। देखो रोज 1% बेहतर होते चले जाओ, तुम अल्टीमेट बेहतर हो जाओगे। 100 डेज में तुम 100% इंप्रूव हो जाओगे। वेट मत करो राइट टाइम का, आज ही राइट टाइम है, राइट सिचुएशन है। बस अपनी कमिटमेंट को रोज पूरा करना है। सोने से पहले लेक्चर रोज देखना है, रोज रिवाइज करना है। ऑडियो क्लिप मैंने आपको बताया टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9354719404, उससे मैसेज कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप स्टार्ट कर लेना, ठीक है, ऑडियो रिवीजन के साथ। तो लेक्चर कंप्लीट हो गया, रिवाइज करो, ऑडियो रिवीजन सुनो, और बुक के साथ उसके इंग्लिश पढ़ते हुए उसके क्वेश्चंस को देखते जाओ। क्या सर आपकी बुक में प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस भी हैं? जी, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो ये क्वेश्चंस हुए, अभी ये सारी चीज़ें होने के बाद देखो, स्लैब रेट्स होने के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये देखो। फिर प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जो भी होंगे हम वो देखेंगे। पहले तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद आपको ये सारे होमवर्क देने वाला हूँ मैं आपको। क्वेश्चन देख रहे हो? ओके, इतने क्वेश्चन करना इनफ है सर? सर देखो इनफ तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ इतने करने के बाद कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर का आ जाए, यू कैन हैंडल इट, क्योंकि आपकी नॉलेज प्रॉपर हो गई, प्रैक्टिस प्रॉपर हो गई, रिवीजन प्रॉपर हो गया, तो यू आर रेडी टू गिव एग्जाम। ओके, चलिए ज़्यादा बात इधर उधर ना करते हुए, एक सेकेंड मैं फ़ैन को ऑफ कर लूँ ताकि हमारे साउंड क्लियरिटी में कोई दिक्कत ना आए। चलिए जी, तो सर देखिए पहला एक ऑडियो हमारा होता है 4 मिनट का, दूसरा हुआ है 3 मिनट का, टोटल 7 मिनट के ऑडियो है। आज जो होगा 2 से 3 मिनट का, यानी 10 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग रेडी। ओके, हेलो वीडियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 को फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे हम नोट नंबर 2 से शुरुआत कर रहे थे। नोट नंबर 1 में हमने पर्सन्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या पर्सन एसएससी होते हैं? ओके, तो हमने यहाँ पे सीखा कि ऑल पर्सन्स आर एसएससी, नो, बट ऑल एसएससी आर पर्सन। एसएससी है कौन? तो हमने ये सीखा कि एसएससी वो पर्सन होता है जिसने की, जो कि लाइबल है इनकम टैक्स के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए, हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। फिर हम डेफिनेशन पे आए, सेक्शन 2 क्लॉज 7 एसएससी। एसएससी इज अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, जो कि गवर्नमेंट को टैक्स देगा, और एनी अदर सम। अदर सम का हमने एग्जांपल लिया था कि पेनल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो इसमें आता है। अंडर द इनकम टैक्स लॉ, अंडर द इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। एक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं, एक्ट इज द पार्ट ऑफ द लॉ। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़े। डिस्कशन थी कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है? सर 1 जन टू 31 दिसंबर को हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल क्या होता है? 1 ईयर टू 31 मार्च। इसके 2 बच्चे हुए, एक हुआ प्रीवियस ईयर, एक हुआ असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? जिसमें हम इनकम कमाते हैं। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? जिसमें हम कमाई हुई इनकम पे टैक्स देते हैं। प्रीवियस ईयर क्या है सर? ईयर इन विच वी अर्न मनी, और असेसमेंट क्या है कि दैट ईयर वी पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ओके, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया। सर क्या प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों ही फाइनेंशियल ईयर है? आंसर है यस, ठीक है। एग्जाम्पल लिया मैंने आपके लिए, 4-5 एग्जाम्पल लिखे थे हमने क्लास के दौरान। प्रीवियस ईयर 2014, तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 2015। असेसमेंट ईयर 2050, तो प्रीवियस ईयर हो गया 2049। मतलब कि
ये सीक्वेंस रहता है। बाकी आप लेक्चर पूरा देख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसको प्रॉपर डिटेल में एक बार देख लेना, फिर ऑडियो सुनना, आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ याद हो जाएगी। नाउ प्रीवियस ईयर में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा, एक होता है फर्स्ट ईयर, एक होता है सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर। फर्स्ट ईयर जरूरी नहीं है 1 अप्रैल ही हो, मान लीजिए किसी ने 1 अक्टूबर से बिजनेस शुरू किया, 1 नवंबर से शुरू किया, 1 दिसंबर से, 14 फैब से, वैलेंटाइन डे से, तो उस दिन से उसका बिजनेस स्टार्ट माना जाएगा। और कब तक माना जाएगा? 31 मार्च तक। ओके, तो इसमें दो केसेस होते हैं, न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और सेटअप ऑफ न्यू बिजनेस प्रोफेशन टू 31 मार्च। तो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 9 में लिखी हुई है। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंस एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल and end on 31st March. Income on in previous year is tax in assessment year. Okay. इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। प्रीवियस ईयर क्या कहता है? सेक्शन 3 है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन का। इट मींस ईयर इन विच असेसी ऑन द इनकम नॉर्मली प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बट इन केस ऑफ न्यू बिजनेस और प्रोफेशन या फिर न्यू सोर्स ऑफ इनकम जिसमें आई है, ये हम लेक्चर में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। रिवीजन के एंगल से मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ ताकि एग्जाम ओरिएंटेड और टेस्ट ओरिएंटेड आपको जल्दी से सब कुछ रिवाइज हो जाए। प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच न्यू बिजनेस प्रोफेशन सेटअप और न्यू सोर्स ऑफ इनकम अराइज टिल 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी जब आपका नया बिजनेस स्टार्ट हुआ या फिर न्यू सोर्स ऑफ इनकम, जैसे आप कहीं गए हुए थे, आपने बैटिंग की, आप जीत गए, 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आपको उस समय से 31 मार्च का आपका प्रीवियस ईयर काउंट होगा। ओके, इसके बाद हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट सीखा कि सर प्रीवियस इनकम में हम इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स भी करते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन में कब होगा? जब असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि तुम हमें धोखा देके जा रहे हो या फिर तुम अब हमें अगले साल टैक्स देने के लिए मिलोगे ही नहीं, तो हम आपसे कह रहे हैं कि अभी ही टैक्स देके जाओ। पहले जी शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। इसमें क्या होता है? हमने गाना गाया था क्लास के दौरान, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। ओके, तो उसमें हमने सीखा था कि कोई भी शिप है जिसमें बिलोंगिंग करता है या फिर चार्टेड है, नॉन रेसिडेंट मतलब नॉन रेसिडेंट की है वो शिप, ठीक है, कैरीज कर रहा है पैसेंजर को, लाइव स्टॉक को, मेल्स को, गुड्स को, शिप्ड हो रही है इंडियन पोर्ट पे, तो हम क्या कह रहे हैं? शिप इज अलाउड टू लीव द पोर्ट। आप पोर्ट को तभी छोड़ के जा सकते हो ओनली व्हेन द टैक्स हैज बीन पेड, जब आप हमें टैक्स दे दोगे। सर मैं टैक्स कैसे दूंगा? मेरे भैया, चाचा, नाना, ताता जो भी हैं वो दे देंगे, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट दे देगा, मेरा लॉयर दे देगा, ठीक है, तो सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट हमारे लिए कर दो, हैज बीन मेड फॉर द पेमेंट देयर ऑफ। सर कितना टैक्स ले लोगे आप? जो भी फ्रैट होगा आपका, जो फ्रैट की टोटल इनकम का 7.5%, 7.5% हम आपसे लेने वाले हैं। ओके सर, सेकंड केस, तो हमने क्या किया? फर्स्ट केस में हमने वेट नहीं किया असेसमेंट ईयर का, हम तभी कह रहे हैं हमें पैसे देके जाओ, टैक्स देके जाओ। अगला जी पर्सन लिविंग इन इंडिया, तो यहाँ भी साफ नजर आ रहा है कि वो बंदा जा रहा है, इंटेंशन है उसका जाने का, लिविंग द इंडिया, और वो अगले साल आने वाला नहीं है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? भैया अभी ही टैक्स देके जाओ, अगले साल का हम वेट नहीं कर सकते। वेयर इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट इंडिविजुअल मे लीव ड्यूरिंग द करेंट असेसमेंट ईयर और शॉर्टर आफ्टर इट्स एक्सपायरी एंड ही हैज नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इंडिया, वो इंडिया में वापस आने का उसको कोई इंटेंशन भी नहीं है। एंड द थर्ड इज EOP BOI AGP फाउंड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। जिसमें मैंने पढ़ा था कि मान लीजिए गणपति बप्पा मोरिया, गणपति जी का फेस्टिवल है, या फिर नवरात्रे हैं, ईद है, कोई भी आप फेस्टिवल मना रहे हो, EOP BOI 8वीं जुडिशन पर्सन, तो आप पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही कर रहे हो। वो इवेंट खत्म होते ही आप अपने आप को गायब हो जाओगे, सारे पैसे वैसे बांट के, जो भी खर्चे करके, तो उसके बाद आप मिलोगे नहीं, और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी ही टैक्स देके जाओ, ठीक है। इफ एन EOP BOI ETC is formed or established for a particular event or purpose and the AO thinks fit that the EOP BOI is likely to be dissolved in the same year or in the next year, तो हम क्या बोल रहे हैं? असेसमेंट ईयर का वेट मत करो, प्रीवियस ईयर में टैक्स देके तुमको जाना चाहिए। फोर्थ इज पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। एक पर्सन है वो सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, और साफ दिख रहा है कि तुम इनकम टैक्स देना नहीं चाहते, टैक्स देना नहीं चाहते, टैक्स से बचना चाहते हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं भाई अभी ही हमें टैक्स देके जाओ, हमें पता है तुम अगले साल हमें मिलने वाले नहीं हो, या फिर अगले साल मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। क्या सर फुल प्रॉपर्टी नहीं बेची, हाफ प्रॉपर्टी बेची, तो भी ऐसा होगा? हाँ जी, पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूअस बिजनेस। जैसे हमने पढ़ा, एक भैया हैं वो हिमालय पर्वत पे जाना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, अब वो मोह माया से दुखी हो गए। तो छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या उन्हें अगले साल टैक्स देना होगा या अभी? तो उन्हें अभी ही टैक्स देना होगा, जो भी वो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, जो भी पेमेंट उनकी बनती है इनकम टैक्स को लेके। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ऑडियो रिविजन पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। तो मेरे दोस्त 4 मिनट, 3 मिनट एंड 6 मिनट, टोटल 14-15 मिनट्स की रिकॉर्डिंग अब तक रेडी हो गई है, 3 पार्ट्स के, 2-3 पार्ट और होंगे। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस विद इन 1 और 2 लेक्चर हमारी शुरू होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को शिद्दत से पढ़ा पाया,
बाकी मुझसे कोई भूल चुक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अपनी प्रेम भावना और अपना जो प्यार है वो बरसाते रहना। और जितने भी स्टूडेंट्स अगेन रिवाइज कर दो, सितंबर में बहुत ग्रुप दे रहे हैं, ये सितंबर में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो बुक 100% ले ही लेना। अगर आप जैन में सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो नोट्स बनाओ, स्टडी मेट करो, बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, बोथ ग्रुप तब भी दे रहे हो तो 100% रिकमेंडेशन है बुक्स के साथ और नोट्स के साथ पढ़िए। बुक्स कैसे लेनी है मैंने बताया था आपको, व्हाट्सएप मैसेज कर देना 9354719404 पे। लेटेस्ट स्टॉक अवेलेबल होगा, उसकी अवेलेबिलिटी आपको बता के आपको बुक डिस्पैच कर दी जाएगी। सारी बातें साइड करके नोट्स को ढंग से रिवाइज करो, ऑडियो को ढंग से सुनो, ढंग से पढ़ो। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा मैं सारी ऑडियो एक साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सीड रिवर्स दी एवेंजर। एक चीज़ याद रखना, बड़ा वो बनता है जो शेयर करता है। सिर्फ अपने लिए ही पेट भरने के लिए जियोगे ना तो जानवर में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो दूसरों की सेवा करो, दूसरों की मदद करो। आपने जो पढ़ा, आप जो ऑडियो मिलेंगे, जो भी चीज़ होगी, आप दोस्तों में शेयर करो। उनसे बोलो कि भाई ले पढ़, पढ़, तू भी पास हो। जो दूसरों को ऊपर उठाता है ना वो अपने आप ऊपर उठ जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। जिसने सारी वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है, दोस्तों को शेयर किया है, उसको मेरी तरफ से इनकम टैक्स की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बट हाँ, मैं चेक करूँगा कि तुम मुझे रोज़ मैसेज करते हो कि नहीं करते हो, सारे लेक्चर्स देखते हो कि नहीं देखते हो, कमेंट करते हो कि नहीं करते हो, व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट में चेक करूँगा, ठीक है। उसके बाद जिसने भी ये सारे लेक्चर्स पे किया, इनकम टैक्स का बैच खत्म होते हुए सारे नोट्स बना के मेरे को पीडीएफ सेंड किए व्हाट्सअप पे, डेफिनेटली मैं आपको गिफ्ट के तौर पे इनकम टैक्स की बुक जरूर दूंगा। ओके, चलो अपना ध्यान रखो, ढंग से पढ़ो, समय बहुत कम है। बस यही कहूँगा, हर एक सेकेंड को सही से यूटिलाइज करते हुए अपने मम्मी पापा के लिए और अपने ड्रीम के लिए ढंग से पढ़ो। मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हारा पास होना है। अपना ख्याल रखिएगा, तबीयत का ख्याल रखिएगा, थकिए मत, परेशान मत होइए, अपने गोल और अपने एम के लिए आगे बढ़िए। सफलता हमेशा आपको मिलेगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।